Good morning, BSc Part 3rd, Paper 2nd, Quantum Mechanics. Today we are going to discuss matter waves. In last few lectures, we have discussed historical development of quantum theory in a very systematic way, from Wien's law and Rayleigh-Jean's law to the development of Planck's law, where Planck has suggested that energy exists in discrete unit which are known as quantum of energy, and the magnitude of this quantum of energy is E is equal to h nu. Further, we have discussed photoelectric effect and Compton effect, where we have observed this quantum behavior of radiation, that is a particle nature of the radiation. So, photoelectric effect and Compton effect are the phenomena which can be explained only by the quantum theory of radiation, whereas interference and diffraction are the phenomena which can be explained by the wave theory of radiation. Hence, dual nature of radiation is observed. In some experiments, we see quantum behavior, and in some experiments we see the wave nature of the radiation. हमने देखा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट के जो रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को केवल क्वांटम थ्योरी द्वारा ही समझाया जा सकता है, जहां एनर्जी को एक फोटोन में निहित माना जाता है. इसे हम रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी कह सकते हैं, जबकि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन अर्थात व्यतिकरण और विवर्तन, इन घटनाओं को केवल वेव थ्योरी द्वारा ही समझाया जा सकता है. इस तरह हम देखते हैं कि विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात डुअल नेचर होता है. कभी वह पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और कभी वह वेव की तरह बिहेव करता है. इस कंसेप्ट को बोहर ने कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल के द्वारा इस तरह समझाया है. बोहर्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल. According to this principle, a complete analysis of the radiation requires the complete description of both wave and particle properties. But both the wave and particle aspects are not observed simultaneously. इसे बोहर का अस्पर्धी सिद्धांत कहते हैं. इस सिद्धांत के अनुसार विकिरण की संपूर्ण विवेचना के लिए तरंग और कण प्रकृति दोनों आवश्यक होती हैं, किंतु किसी भी एक प्रयोग में दोनों प्रकृतियां एक साथ प्रदर्शित नहीं होती हैं. नाउ व्हाट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस? 1923 में लुइस डी ब्रॉगली ने कहा कि जिस प्रकार विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, उसी प्रकार द्रव्य कणों में भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए, अर्थात द्रव्य कणों में भी कण प्रकृति के साथ साथ तरंगों के समान गुण होने चाहिए. In 1923, de Broglie proposed that all matter exhibits wave-like properties, that is, a wave can be associated with a particle. The wavelength lambda of the wave associated with this particle having momentum p can be written as lambda is equal to h upon p. This equation is equation 1. डी ब्रॉगली की परिकल्पना के अनुसार p संवेग से गतिशील कण के संगत एक तरंग की कल्पना की जा सकती है,
जिसकी वेवलेंथ लैम्डा को इस प्रकार लिखा जा सकता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह प्राप्त कर सकते हैं। हमें पता है E इज इक्वल टू h न्यू होता है, P इज इक्वल टू E/c एंड E इज इक्वल टू h न्यू बाय c एंड lambda is equal to c by nu, so this can be written as p is equal to h by lambda or lambda is equal to h by p. Here lambda is known as the de Broglie wavelength and the waves associated with the matter are known as matter waves or de Broglie waves. कण के संगत वेव की वेवलेंथ लैम्डा को de Broglie वेवलेंथ कहते हैं और वेव को मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव्स कहा जाता है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी v c से बहुत कम हो तो पार्टिकल नॉन रिलेटिविस्टिक होगा। उस केस में m m0 के लगभग बराबर होगा, जहां m0 रेस्ट मास है। लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है। p की जगह mv रख दिया जाए तो लैम्डा हो गया h/mv। कण की गतिज ऊर्जा k होती है हाफ m0v²। यहाँ से हम v को लिख सकते हैं, mv को लिख सकते हैं √2m0k। इस तरह लैम्डा का एक्सप्रेशन आया h/√2m0k। यह इक्वेशन 2 है। यदि पार्टिकल की वेलोसिटी v बहुत ज़्यादा हो और c के ऑर्डर की हो, तब हमें m की जगह रिलेटिविस्टिक मास की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। वहाँ m होता है m0/√1 - v²/c²। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए कण की कुल ऊर्जा को लिखा जा सकता है E इज इक्वल टू √p²c² + m0²c4 और E इज इक्वल टू m0c² + k होता है। इन दोनों इक्वेशन से p का मान निकलता है 1/c√k मल्टीप्लाइड बाय k + 2m0c²। यह इक्वेशन 5 है। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन 1 थी लैम्डा इज इक्वल टू h/p। यहाँ p का मान रखने पर लैम्डा आता है लैम्डा इज इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय √k × k + 2m0c²। यह इक्वेशन 6 है। यह एक्सप्रेशन एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए है जिसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके लिए वेवलेंथ को हमने इस प्रकार लिखा लैम्डा इज इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय k × k + 2m0c²। इस एक्सप्रेशन से अगर हम नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए लैम्डा निकालना चाहें तो v इज इक्वल टू मच लेस देन c। इक्वेशन 4 थी k इज इक्वल टू e - m0c²। यहाँ e की जगह p² c² + m0²c4 का मान रखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है m0c² √1 + p² डिवाइडेड बाय m0²c² - m0c²। अंडर को हटाकर उसकी जगह हम ब्रैकेट लगाते हैं और टू द पावर हाफ कर देते हैं और फिर उसको बायनोमियली एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है k इज इक्वल टू p²/2m। यहाँ से p को लिख सकते हैं √2mk। इसे अगर लैम्डा के एक्सप्रेशन में रखा जाए तो लैम्डा हो जाएगा h/√2mk, जो कि इक्वेशन 2 है जिसे हम पहले निकाल चुके हैं। अब हम एक ऐसे चार्ज्ड पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालते हैं जिसे पोटेंशियल v से एक्सेलरेट किया गया हो। जब हम q चार्ज के पार्टिकल को v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं, त्वरित करते हैं, तो उसकी गतिज ऊर्जा को इस प्रकार लिखा जा सकता है k इज इक्वल टू q × v। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा होती है h/p
यहाँ p के लिए √2m k की एक्सप्रेशन लिखने पर लैम्डा आता है h/√2m0 k की जगह qv रख देते हैं, तो लैम्डा हो गया h/√2m0 qv। यदि एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी हो तो हमें h की जगह h का मान रखना होगा, m0 की जगह एक इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास रखना होगा और q की जगह एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखना होगा। तो h का मान 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय √2 इंटू m0 की जगह हमने लिख दिया 9.1 इंटू 10⁻31 kg और q की जगह लिख दिया 1.6 इंटू 10⁻19 और फिर लैम्डा आता है 12.27 डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रॉन। तो v के अलग अलग मान के लिए हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का मान निकाल सकते हैं। In the next lecture, we will discuss Davison-Germer experiment, which has confirmed the de Broglie hypothesis. Thank you.